लास्ट वीडियो में मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमने ये लास्ट पॉइंट पढ़ा था। मेडिकेशन जो होता है वो एडमिनिस्टर करेंगे हम इन्हेलर रूट के थ्रू। अगर इन्हेलर रूट से एडमिनिस्टर करते हैं तो कौन कौन से इन्हेलर हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेट्रिक डोज इन्हेलर की बात कर ली थी हमने, MDI यानी कि मेट्रिक डोज इन्हेलर विद स्पेसर भी आता है, मेट्रिक डोज इन्हेलर विद स्पेसर और मास्क के साथ, या फिर ड्राई पाउडर इन्हेलर या नेबुलाइजर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैं दिखा देती हूँ कि ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपका मेट्रिक डोज इन्हेलर है। ठीक है, यहाँ पे कनिस्टर है, यहाँ पे प्लास्टिक होल्डर ये है, मैटरिंग वॉल्यूम के कितना देना है हमें, उसके बाद से प्रोपेलेंट है ताकि हम इसको पुश करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, जो भी हमारा ड्रग होगा, माउथ पीस और एरोसॉल है। ठीक है, स्पेसर में क्या हो जाता है, मेट्रिक डोज इन्हेलर के साथ एक स्पेसर जुड़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है आपको, ये एक स्पेसर है ताकि हम दूर से पुश करके और ठीक है वहाँ पे पहुँचा सके। क्योंकि अगर लग रहा है कि सिर्फ इन्हेलर के यूज़ से, अगर मेट्रिक डोज इन्हेलर हम यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फोर्सफुल लग रहा है, तो हम मेट्रिक डोज इन्हेलर विद स्पेसर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर कैसे यूज़ करना है इसकी टेक्निक भी बताई गई है, तो वो एक बार पढ़िएगा आप। ठीक है, फिर मेट्रिक डोज इन्हेलर विद स्पेसर और मास्क के साथ भी आता है। तो आप देखो ये मेट्रिक डोज इन्हेलर, ये वाला जो है ये हमारा मेट्रिक डोज इन्हेलर दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा स्पेसर है और विद मास्क भी आता है, तो वो भी हम एज ए इन्हेलर यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या रहेंगे हमारी। ठीक, उसके बाद से हमने ड्राई पाउडर इन्हेलर की बात करी थी। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारा ड्राई पाउडर इन्हेलर है। ये ब्रीथ एक्यूटेड डिवाइस होता है जो कि ड्रग को एक पार्टिकल के फॉर्म में मतलब डिलीवर करता है। ठीक है, तो आप ये देखो ये हमारा है क्या, ड्राई पाउडर इन्हेलर। फिर उसकी वजह से नेबुलाइजर की बात करी थी, तो वो सबको पता है कि कैसा होता है, माउथ पीस होता है, इसमें नेबुलाइजिंग क्लैप होता है, कंप्रेशर ट्यूबिंग होती है। ठीक है, कैसे टेक्निक यूज़ करनी है और मेरिट्स डिमेरिट्स भी लिखे हुए हैं, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे अस्थमा में हम कि स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है अस्थमा के। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर इंटरमिटेंट अस्थमा है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हमको क्या करना है, हम SABA जो है यानी कि सप्लाइड एयर ब्रीदिंग एपरेटस जो है उसको क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए यूज़ करेंगे। और ये अगर रिक्वायर्ड है तो मोर देन 3 टाइम्स अ वीक यूज़ कर सकते हैं। अब इंटरमिटेंट अस्थमा से मेरा क्या मतलब है कि कफ या माइल्ड वीजिंग है जो कि ओकेजनली अकर कर रही है। ठीक है, बहुत मतलब सीजनली अकर कर रही है, एक साल में कई बार। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमिटेंट बोल देंगे। तो अगर इंटरमिटेंट अस्थमा है तो हमने क्या करना है, मैंने बताया इनहेल करेंगे सप्लाइड एयर ब्रीदिंग एपरेटस के थ्रू, और मोर देन 3 टाइम्स अ वीक हम ये इस्तेमाल करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि अगर माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा है तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा ये होता है जैसे कि इसमें कफ और माइल्ड वीजिंग होती है, वो मंथ में एक या एक से ज़्यादा बार हो सकता है, लेकिन हफ्ते में लेस देन वंस होगा। ठीक है, यानी कि एक बार से कम होगा हफ्ते में, लेकिन मंथ में एक से ज़्यादा बार हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो ओकेजनली इसमें डिस्पेनिया के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और जो कि डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा है तो क्या कर सकते हैं, सप्लाइड एयर ब्रीदिंग एपरेटस का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि ब्यूडिसोनानाइड और बेक्लोमिथासोन का यूज़ करेंगे 100 to 200 माइक्रोग्राम। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोलिन सोडियम या सस्टेंडेड रिलीज ऑफ थियोफाइलिन और ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स का यूज़ करेंगे। स्टेप 3 की बात कर लेते हैं। तो अगर मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा है, और मॉडरेट परसिस्टेंट का क्या मतलब है, कफ और माइल्ड वीजिंग हो रही है, ठीक है, वंस या मोर देन 1 इन अ वीक। ठीक है, वहाँ पे हमने माइल्ड परसिस्टेंट में क्या देखा था कि वीक में एक ही बार होगी। ठीक है, एक बार से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे मॉडरेट परसिस्टेंट अगर है तो वीक में एक या एक से ज़्यादा बार हो सकती है कफ एंड माइल्ड वीजिंग। ठीक है, सिम्टम्स जो होंगे वही डिस्पीनिया वगैरह के देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा है तो क्या करेंगे, हम सप्लाइड एयर ब्रीदिंग एपरेटस का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें भी ब्यूडिसोनामाइड और बेक्लोमिथासोन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 100 to 200
माइक्रोग्राम ही होगा, 12 आवर्ली यूज़ करेंगे। अगर नीडेड होगा तो हम सल्मेट्रॉल का यूज़ कर सकते हैं 50 माइक्रोग्राम, ठीक है, और यहाँ पे 12 to 24 आवर्स में यूज़ कर सकते हैं। और सस्टेंडेड रिलीज थियोफाइलिन का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेप की। तो अगर सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा है, सीवियर परसिस्टेंट से मेरा क्या मतलब है कि कफ और माइल्ड वीजिंग है हर दिन, ठीक है, कंटिन्यू कर रहा है हर दिन। अब हफ्ते में नहीं हो रहा है या फिर मंथ में नहीं हो रहा है, ये क्या है, कंटिन्यूअसली है और ये हर दिन हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो क्या करेंगे, अगर सीवियर परसिस्टेंट है तो हम सप्लाइड एयर ब्रीदिंग एपरेटस का यूज़ करेंगे, ठीक है, इनहेल्ड करेंगे, उसको इनहेल करेंगे। फिर उसके बाद से ब्यूडेसोनाइड या बिक्लोमेथासोन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डोजेस बढ़ जाएगा, 200 to 400 माइक्रोग्राम हो जाएगा 12 to 24 आवर्ली, ठीक है। साल्मेट्रॉल का यूज़ कर सकते हैं, सस्टेंडेड रिलीज ऑफ थियोफाइलिन का यूज़ कर सकते हैं, ओरल डोज प्रेडनिसोलोन का दे सकते हैं अल्टरनेट डे पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए कि नर्सिंग मैनेजमेंट करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर एक्यूट अस्थमा है तो क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं, पोजीशनिंग अच्छी रख सकते हैं पेशेंट की, ठीक है। पेशेंट को एजुकेशन दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे की बात है तो पेशेंट को एजुकेशन दे सकते हैं। इन्फेंट या प्री स्कूलर है बच्चा, स्कूल एज है या प्री प्यूबर्टी है, तो उसके कॉलेज में भी जाके बात कर सकते हैं, उसके स्कूल में भी जाके कह सकते हैं कि क्या चीज़ें बच्चे के लिए ऑब्जर्व करनी है। अगर अस्थमा अटैक आ जाए तो टीचर्स या फिर उसके दोस्तों, जो बच्चे का दोस्त है, उनको भी अवेयर कर सकते हैं इस बारे में, ताकि क्लास में अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है, अस्थमा अटैक आता है, तो बच्चे को आसानी से बचाया जा सके, ठीक है। फिर ये एलर्जेंस और जो भी स्टिमुलेट कर रहे हैं अस्थमा अटैक को, उनसे बच्चे को दूर रखेंगे। अगर मान लीजिए कि अस्थमा अटैक आता है तो ब्रोंकोडायलेटर हमेशा उसके पास रखेंगे, ताकि बच्चे को, और ये सिखा कर रखेंगे बच्चे को कि जब भी अस्थमा अटैक आता है तो कैसे हम उसको ब्रोंकोडायलेटर्स या फिर इन्हेलर का यूज़ करना है, ठीक है। कभी भी बच्चे को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मतलब इफ़ेक्टिव होता है एक्सरसाइज। तो अस्थमा के डर से कभी भी बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी या फिर उधर बहुत ज़्यादा लेबोरियस काम नहीं करना है, आप उन्हें करने दें। अगर अस्थमेटिक अटैक आता है तो उसके लिए जो भी प्रॉपर मैनेजमेंट है डॉक्टर्स को दिखाएं, ठीक है। फिर उसके बाद से ये चीज़ आती है कि अस्थमा फैलेगा या फिर मतलब अस्थमा को बताने से लोग डरते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अस्थमा एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है, वो ट्रीट किया जा सकता है, ये फैलने वाली कोई बीमारी नहीं है। और जो भी अस्थमा से ग्रसित बच्चे हैं वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कोई ज़्यादा असर नहीं आता है, अगर वो प्रॉपरली मैनेजमेंट करा रहे हैं, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो, ठीक है। आई होप सो कि टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अस्थमा का सेकंड पार्ट था ये। अब नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमोनिया करने वाले हैं। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई या कोई चीज़ दिक्कत कर रही है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।